नमस्कार, मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। कहते हैं कि सीखने का सबसे अच्छा तरीका करना होता है। वैसे तो मंडी.com में इस समय हम हर हफ्ते आपको किसान उत्पादक संगठनों से जुड़े अलग अलग आयामों के बारे में गहन चर्चा के जरिए कई बातें बता रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हमने ये सोचा कि आपको विशेषज्ञों की चर्चा से थोड़ा ब्रेक देते हैं और सीधे एक एफपीसी की सफलता की यात्रा का सहयात्री बना देते हैं, ताकि आप देख सकें कि वास्तव में ये यात्रा किन पड़ावों से होती हुई पूरी हुई है। यह एफपीसी हमने इसलिए चुना है क्योंकि इसकी कहानी में सीखने के लिए बहुत कुछ है। क्या कुछ है, यह आप आज कार्यक्रम देखकर स्वयं जान जाएंगे। तो चलिए आपका परिचय करा देते हैं आज के हमारे अपने मेहमानों से। आज के हमारे पहले मेहमान हैं कोलकाता के बगल में स्थित 24 परगना जिले से अब्दुल जब्बार खान, जो कि भांगर वेजिटेबल एफपीसी के सीईओ हैं। और हमारे दूसरे मेहमान जो आज हमारे साथ जुड़े हैं वो हैं डॉक्टर जगवीर रावत, जो पेशे से प्रोफेसर हैं। कई एफपीसीज के साथ बहुत नजदीक से उन्होंने काम किया है और इस समय भी कुछ एफपीसीज को एक तरह से कहा जाए कि तैयार करने की प्रोसेस में है, प्रक्रिया में है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जब्बार, आपसे हम बातचीत की शुरुआत करते हैं और क्योंकि आपने जो पूरी यात्रा आपके जो एफपीसी की रही है वो बहुत रोचक रही है, एक बहुत संघर्षशील कहा जाए, बहुत स्ट्रगल के साथ आपने शुरुआत की, लेकिन 1750 किसानों का वेजिटेबल एफपीसी आपका है और आपने उस संघर्ष से आगे बढ़कर कई सारे आपने एसेट भी क्रिएट किए हैं, कई सारी संपत्तियां खड़ी की हैं, आपने लाइसेंस भी लिया है मंडी का और आपने एक्सपोर्ट भी किया है सब्जियों का। तो हम चाहेंगे कि इस पूरी कहानी को अपने दर्शकों के लिए आपसे समझें। शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। आप संक्षेप में मुझे बताइए कि शुरुआत कैसे आप लोगों ने की थी और किस तरह की मुश्किलें आपको आई थी, जिसका आपने किस तरह से फिर समाधान किया, कैसे उसको आपने ठीक किया। 24 परगना में आप विजिट किया है, तब भी मैंने पहले जब कंपनी शुरुआत के लिए किसानों के पास गया था, किसान लोग को कभी मान नहीं पा रहा है। वो बोल रहा है कि मैं कैसे बिजनेसमैन बनूंगी। मैं बोलिए जो फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी मेरे बनाना है और मेरे जो माल जो प्रोड्यूस करेंगे हम लोग वो कलकत्ता या बाहर में बेचेंगे। तो वो बोलते हैं कि मैं कैसे बेचेंगे माल, मैं तो किसान लोग को खेती करती है, मार्ट में जाती है, यही तो मेरे काम है, बाजार में जाएंगे। तब भी ऐसा ही वो सोच रहा है। तब भी समझाया है, उस वक्त एक्सेस डेवलपमेंट सर्विस आ रही था, अब आपको मालूम है। तो आके बहुत मीटिंग किया है, किसानों का साथ बोल रहा है कि ठीक है भाई जुड़ो, एक साथ जुड़ के मैं अगर काम करेंगे तो ठीक आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। उसी वक्त खूब दिक्कत की बात 1750 किसान जुड़ गया, 117 ग्रुप बना गया मेरे और सबको बैंक अकाउंट हो गया। फिर भी जनरल बॉडी बन गया, क्लस्टर बन गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना के मैंने कंपनी बना लिया और बिजनेस शुरू किया। जब हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने मुझे सपोर्ट किया है उस वक्त। वो जो कलकत्ता कॉर्पोरेशन का बहुत सारा बाजार है, वो बाजार में मेरे माल बेचने के लिए जगह दे दिया। तब भी मैंने, और मादर डेयरी जो है आप जानती है, कलकत्ता का बहुत मादर डेयरी बूथ है जहाँ पे दूध बेचते हैं वो लोग। तो फिर भी मैं गया था वहीं पे, माल पैकेजिंग करके वहीं पे भेज रहा है। वो मेरे पास से थोड़ा एक कमीशन ही लेता है और मेरा माल वो बेच के नेक्स्ट दिन में पैसा वो लौट देते हैं। जी, तो मैं देखा है ये बहुत। रुकिए, यहीं पर रोकता हूं मैं आपको। इस कहानी पर आगे भी चलेंगे कि थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे, ताकि जो हमारे दर्शक हैं उनको समझ में भी चीजें आते चले साथ साथ और उनकी अपनी संघर्ष की जो भी कहानी है उसमें उनको मदद भी मिले। डॉक्टर रावत, आप क्योंकि कई एफपीसीज के साथ काम कर रहे हैं और आपने कुछ एफपीसीज बहुत सफलतापूर्वक बनाए भी हैं, ये जो अभी जब्बार खान ने बात कही है बहुत मार्के की बात है। हमारी कई एफपीसी से बात होती है तो ये शुरुआती दिक्कत जो है कि जब एफपीसी को चलाने वाले जो 3-4 उत्साही किसान होते हैं और जब अपने साथी किसानों के पास वो जाते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि सबके मन में ये बात होती है कि ये 4 क्यों आए हैं ये बताने के लिए, जरूर इनका कोई स्वार्थ होगा। और सबको लगता है कि नहीं, अपना काम तो केवल खेती करना है, ये जो समझा रहे हैं ये तो व्यापारी का काम है। इस दिक्कत से आप लोगों ने क्या तरीका निकाला, क्या तोड़ निकाला, कैसे बचे हैं आप, कैसे आगे बढ़े हैं आप? जब्बार भाई ने बताई है, ये माइंडसेट की पूरी ऑफिसर्स में, वैज्ञानिकों में, सभी जगह भी आती है। वैज्ञानिक लोग ये बोलते हैं कि कंपनी क्यों बनाए, तो इसमें आपका क्या इंटरेस्ट है। जैसे हम लोग बनवाने का कोशिश करते हैं तो हम लोगों के भी इंटरेस्ट की बात होती है, इनके इंटरेस्ट की भी बात फार्मर्स लोग बोलते हैं। तो ये तो सारी प्रक्रिया है जिसको
डिफिकल्टीज या परेशानियां हम बोलते हैं, ये परेशानियां बच्चा पैदा होता है या कोई नई चीज चलती है, किसानी व्यवस्था में ये परेशानियां आती हैं। और जैसे जब्बार भाई ने कोशिश की, वो काफी ज्यादा डिफिकल्टीज में से निकले हैं। एक चीज मुझे ये लगती है कि इन्होंने ये नहीं बताया या ऐसा हुआ नहीं है कि कोई इनका हाथ पकड़ के कोई यूनिवर्सिटी या कोई कृषि विज्ञान केंद्र या इसी तरह की हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने शुरू से साथ दिया हो, तो दूसरे किसान भाइयों को ये पता लगे आपके माध्यम से कि ये विभाग कितना साथ देते हैं। कानूनी प्रक्रिया को समझते हुए भी डिफिकल्टीज, शुरू में डिफिकल्टीज पैदा करते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, होता है ये। जी बिल्कुल, आपने सही बात कही है। अभी जब्बार खान ने ये बताया भी हम लोगों को कि जो आरआई था, उनका एक आरआई का उन्होंने जिक्र भी किया कि उसके साथ उन्होंने काम किया था। मुझे पता है कि जो भारत सरकार की संस्था SFAC है, स्मॉल फार्मर्स एग्रो कंसोर्शियम, उससे भी इनको काफी मदद मिली है। इन मददों के बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन साथ ही ये समझेंगे जो आपने जो विषय उठाया कि इन मदद तक ये पहुंचे कैसे, कैसे इन्होंने इस मदद को लिया और कैसे फायदा उठाया उसका। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद हम आएंगे और वापस जो कुछ कई सारे मुद्दे बचे हुए हैं उन पर चर्चा करेंगे हमारे दोनों मेहमानों के साथ। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी डॉट। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज भांगुर वेजिटेबल FPC के संघर्ष और सफलता की कहानी की। हमारे साथ भांगुर वेजिटेबल FPC के CEO मोहम्मद अब्दुल जब्बार खान हैं और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर जगवीर रावत भी हैं, जिन्होंने जो प्रोफेसर है पेशे से और जिन्होंने कई FPC के साथ बहुत सक्रियता से काम किया है, उनका एक लंबा अनुभव है। तो जब्बार, मैं वापस आपके पास आ रहा हूं और जो बात कह रहे थे अभी डॉक्टर रावत पे जाने से पहले थोड़ा सा मैं उस पे फोकस के साथ आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि एक खास बात यह है आपके जो FPC के काम में कि आप लोगों ने बहुत गहराई से जुड़ के सरकार के साथ काम किया है। जैसे आपने बताया कि आपको पश्चिम बंगाल सरकार से भी बहुत मदद मिली, आपको मंडी में लाइसेंस मिल गया आपके FPC को, और बाद में आपने सुफल बांग्ला जो है उसके साथ बहुत नजदीक से जुड़ के काम किया। तो आखिर ये आप कैसे कर सके, क्योंकि सरकार से मदद लेना भी कई बार FPC को लगता है कि कोई आसान काम नहीं है। देखिए, शुरुआत में आप जानती है जो मैं थोड़ा धीमे से काम शुरू किया था। पहले जब शुरू किया था 3 लाख रुपया मेरे कंपनी को लॉस हो गया, फिर भी मेरे बिजनेस बंद हो गया। मैंने सोचा था कैसे चलेंगे कंपनी, ये तो मुझे बहुत दिक्कत का बात है। तो फिर भी गवर्नमेंट का साथ गया है, बहुत बार वो मुझे साथ मीटिंग किया है और बार बार समझाया है जो किसानों को आगे आपको जानकारी जानना चाहिए। फार्मर्स वेजिटेबल प्रोड्यूसर कंपनी, फर्स्ट वेजिटेबल प्रोड्यूसर कंपनी इन इंडिया, NBIOC रजिस्टर्ड भांगुर वेजिटेबल प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। आप देखेंगे तो SFAC में जब पहले मेरे रजिस्ट्रेशन हुआ है मेरे कंपनी को, तो बहुत दिक्कत तो सामने करना पड़ती है ना। तो सुफल बांग्ला और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने बहुत मुझे हेल्प किया है। पॉली हाउस आप तो जानता है, 50 पॉली हाउस है, 500 स्क्वायर मीटर और 1000 स्क्वायर मीटर का। मैं ये समझना चाहता हूँ, देखिए मदद मिली है आपको, ये हम समझ गए,
लेकिन ये मदद कैसे मिली, आपने किस तरह से अप्रोच किया, किन किन अधिकारियों को आपने अप्रोच किया? मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूं कि ताकि हमारे जो दूसरे किसान दर्शक, किसान भाई इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनको एक समझ में आए, क्योंकि अक्सर ये समस्या होती है कि लोगों को समझ ही नहीं आता है कि कहाँ जाएं किस मदद के लिए। तो ये थोड़ा मुझे बताइए। देखिए, मेरे ख्याल से इंडिविजुअल कोई किसान अगर एडी ऑफिस में जाएंगे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो ऑफिस है वहीं पे जाएंगे, तो जाने के बाद उसका पेपर्स जाते रहेंगे। एक एग्रीकल्चर ऑफिस में बहुत सारा जो फॉर्म वो जमा पड़ती है, वो देखता है। हम लोग जो राजनीतिक लीडर जो है वो बोलते हैं जो मेरे 10 को दे दो। अगर कंपनी जब बना लेंगे, हम लोग जब कंपनी बनाया है, कंपनी का जो थापा है, जो सील है, उसका इतना कीमत है। आपका पास, मेरे पास 1750 किसान है, मैं देखा है। मैं उसका फॉर्म उठाया है, फिर भी भर दिया। फॉर्म भर के मैं जब गवर्नमेंट ऑफिस में गया था, जे एक किसान के लिए आपको देना है, फिर भी कोई राजनीतिक लीडर वो मुझे दिक्कत नहीं कर रहा है उस वक्त। फिर भी गवर्नमेंट लोग ने, उसको भी जानकारी हो गया जी इसको देने से फायदा होगा, इसीलिए मैं फॉर्म किया है। फिर गवर्नमेंट ऑफिस में गया था, स्टेट ऑफिस में गया था, जिला ऑफिस में गया था, डीएम का पास मैं बात किया है। मेरे जो डीएम है उसका साथ डायरेक्ट मैं फोन में बात करती है। मेरे जो स्टेट ऑफिस का मिनिस्टर है वो मेरे साथ टाइप है, उसका जो डायरेक्टर है, जो सेक्रेटरी है आईएएस आप जानती है, उसका मैं फोन करके बोलती है जी सर मेरे फाइल भेज दिया आपका पास जो जिला ऑफिस में, आप तुरंत दे दीजिए। अगर ये काम शुरुआत में आप कंपनी अच्छा चलाएंगे, आपका पास कोई गवर्नमेंट वाला लोग जाएंगे, देखेंगे जो आप सोच समझ के अच्छा काम कर रहा है, तब भी वो आपको अपना ही मिल जाएगा। आप मान लीजिए ना, एनबीआईसी का बहुत सारा फंड है, आरकेबीआई का बहुत सारा फंड है, एनएचएम का बहुत सारा फंड है, जिसमें 50% से 80% सब्सिडी है। ये किसान लोग नहीं पा रहा है, वो करोड़ों रुपया गवर्नमेंट का पास है, वो एक साल की बात वो चला जाता है सेंट्रल में, तो एक क्यों जाएंगे? मैं देख लेंगे। मेरे तरफ मैं देखा है एनबीआईसी का जो कल्टीवेशन का बहुत सारा पैसा है, मुझे ढूंढना है कितना पैसा है, वो पैसा गवर्नमेंट का पास है, मेरे फॉर्म अच्छा से भरना है, गवर्नमेंट का पास जाना है, किसान लोग जाएंगे तब भी तो उसको मिलेंगे ना। जी जब्बार, डॉक्टर रावत जो बातें कह रहे हैं जब्बार, देखिए दो बात बहुत साफ समझ में आती है कि सरकार का इरादा बिल्कुल किसानों को मदद करने का है, और हमने देखा है कि लगातार प्रधानमंत्री के स्तर से भी इस पर जोर दिया जा रहा है। 10,000 नए बनाने का लक्ष्य भी सरकार ने रखा है। लेकिन एक दूसरी सच्चाई ये भी है कि जो नीचे का प्रशासन है, जो बिल्कुल ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर का प्रशासन है, वहां पे किसानों को कई बार दिक्कत होती है। आप लोग क्योंकि लगातार एफपीसीज को बहुत सक्रियता से मदद कर रहे हैं, तो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि एफपीसीज के इस प्रयास में जो आपके जैसे जो किरदार हैं, जो आरआईज हैं, जो पढ़े लिखे या जो प्रोफेसर, जो इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए केवीकेज हैं, ये कितना मदद कर सकते हैं और कैसे मदद कर सकते हैं? जो जब्बार भाई ने बताया उसमें एक बात साफ दिखती है, आपके यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र और यूनिवर्सिटी की भूमिका तो नहीं दिखाई दी। एक तो ये भूमिका भी चाहिए। दूसरा, जैसे हरियाणा में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की बात करते हैं, जिसमें हॉर्टिकल्चर भी है, और जिसमें इन्होंने कहा भी एडीओ के पास जाएं या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएं। इसके अलावा स्टेट लेवल पे हरियाणा में एक अलग चीज है, स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्शियम ऑफ हरियाणा, 600 करोड़ रुपए के साथ। उसमें पूरा का पूरा सेटअप फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाने की विधा से जुड़ा हुआ है, और डिस्ट्रिक्ट में कोऑर्डिनेटर भी होता है, और अच्छा उनको ट्रेन करते हैं। मैं उसमें नार्म में ट्रेन किया, मेरे साथ भी गए थे लोग नार्म में, 9 लोग। तो मैं ये बताना चाहता हूँ पूरे देश के दर्शकों के लिए, हरियाणा में जो मॉडल है वो 70 to 90% सब्सिडी भी है। स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्शियम ऑफ हरियाणा, स्पार्क से भी बेटर है, नेशनल स्पार्क से। तो उसमें ये समस्याएं थोड़ी कम है जो ये बता रहे मुझे वहां जाना पड़ा, मुझे ये करना पड़ा। 2019 में 12 जुलाई को हमने जो कंडीशंस मेंबर्स की भी कम कर दी है। 25 मेंबर्स पे आपको 1 करोड़ रुपए का सब्सिडी मिल जाता है, और 150 में मिल जाता है 6 करोड़ रुपए तक का ग्रेडिंग सॉर्टिंग पूरा सेंटर का। तो ये जो बातें कर रहे हैं अभी स्टेट गवर्नमेंट को और नेशनल गवर्नमेंट को और राज्यों में आना चाहिए, कंसोर्शियम बनाना चाहिए अपनी अपनी स्टेट के, ये बहुत जरूरी है। दूसरा, विश्वविद्यालयों को उसके साथ जुड़ना चाहिए। जैसे मेरा विश्वविद्यालय लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी में मुझे नियुक्त किया नोडल, मुझे ट्रेन भी किया गया नार्म में स्पेशली, और नार्म में ये लोग भी मेरे साथ गए, हरियाणा के जो कोऑर्डिनेटर्स है, तो हमारा उनमें तालमेल है। तो मेरा कहना ये है कि स्टेट में अगर आपका कंसोर्शियम बनता है और तालमेल वैज्ञानिकों के साथ होता है, तब भी डिफिकल्टीज आती हैं।
कई लोग बीच में फिर भी परेशानियां पैदा करते हैं, लेकिन परेशानियां कम होती हैं। राष्ट्रीय स्तर पर ये होना चाहिए। हम लोगों ने जो प्रोड्यूसर कंपनी बनाई वो रेवेन्यू ठीक निकाल के आगे निकली है। दोनों ही पक्षों को आपको ईमानदारी से अगर काम करते हैं, अपना काम दिखाते हैं और प्रशासन के पास जाते हैं तो वहां से आपको मदद भी मिलती है। लेकिन जो अलग अलग जो संवेदनशीलता का स्तर है वो निश्चित तौर पे अलग अलग होता है, लेकिन इसी बीच में काम भी करना है। और जैसे जब्बार खान ने और उनके एफपीसी ने दिखाया है कि वो काम किया जा सकता है। ये चर्चा हमारी जारी है। ब्रेक से लौटने के बाद हम पूछेंगे कि भांगुर एफपीसी ने जो कई सारी संपत्तियां क्रिएट की हैं, कई सारी गाड़ियां खरीदी हैं, कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं, वो कैसे संभव हुआ है, कैसे फाइनेंसिंग की जो समस्या अक्सर होती है एफपीसी के सामने उसको कैसे उन्होंने पार किया है। और साथ ही थोड़ा सा हम ये भी जानेंगे कि जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं भांगुर वेजिटेबल एफपीसी, जो एक बड़ी रोचक बात है कि दूसरे देश में एक एफपीसी अपना सब्जियां भेज रहा है, तो वो भी हम समझेंगे कि वो कैसे कर पा रहे हैं। और इस पर डॉक्टर रावत से भी उनकी राय लेंगे कि किस तरह से और बेहतर कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी.com। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं एफपीसीज के बारे में और हमारे साथ भांगुर वेजिटेबल एफपीसी के सीईओ जब्बार खान और डॉक्टर जगवीर रावत दोनों मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। तो जब्बार, जो हम बात कर रहे थे अभी ब्रेक पे जाने से पहले, उसी पर सीधे मैं बिना किसी भूमिका के आपके पास आ जाता हूं कि आप मुझे ये बताइए कि कई सारी गाड़ियां आपकी एफपीसी ने खरीदी हैं, लाइसेंस आपने पहले ही बताया आपने लिया है, 100 सुफल बांग्ला के स्टोर आपने खोल लिए हैं, 350 आपने एम्प्लॉइज रख लिए हैं। तो ये इतना बड़ा जो आपने एक तरह से कहा जाए कि पूरा एक एसेट क्रिएट किया है, कैसे आपने फंडिंग इसकी की है, कहां से आपको मदद मिली है और किस तरह से आप ये कर रहे हैं? 2011 साल में जब मैं शुरुआत में मेरे 2 जो आरआई था वो मेरे स्टाफ था, आज मेरे खुद कंपनी का 300 स्टाफ हो गया ना, उसका सैलरी मिलता है, बहुत सारा अच्छा सैलरी मिलता है। तो ये जो एसेट है वो एसेट आने के लिए मेरे कंपनी का अभी 25 107 छोटा हाथी गाड़ी है, वो मैंने लिया था आरकेबीआई प्रोजेक्ट से 10, एनबीआईसी प्रोजेक्ट से 10 और 5 और एक प्रोजेक्ट से मैंने लिया था। उसमें 4 लाख का गाड़ी है, आपका मालूम है सब मैक्सिमम सब्सिडी है 2 लाख। तो 4 लाख का गाड़ी जब आप खरीदेंगे आपका कंपनी का तरफ से, वो तो बैंक आपको लोन दे देंगे ना। तो मैंने फर्स्ट 6 गाड़ी खरीदा है, जिसमें 24 लाख का था। उस वक्त 12 लाख गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया है और 12 लाख मेरे कंपनी ने बैंक से लोन करके मैं ये गाड़ी चलाया है। और पहला शुरुआत में छोटा छोटा स्टॉल कलकत्ता में बहुत सारा रहती है। मेरे कलकत्ता बहुत मेरे नजदीक है, आप जानती है, आप आया था, एक घंटे के अंदर मैं चला जाती है कलकत्ता में। तो वो जो छोटा हाथी है, जो मार्केट है कलकत्ता का से, वो सुबह में चला जाती है और बहुत बड़ा बड़ा हाउसिंग है, वहीं पे मेरे माल जी नीचे रख के वो बेचते थे, फिर भी चला आती थी। ऐसा करके 25 गाड़ी मैंने, मेरे अभी 100 स्टॉल है कलकत्ता में।
और मेरे CIC है, कस्टम हायरिंग सेंटर है मेरे पास, जब्बार, जो कस्टम हायरिंग सेंटर आप जानती है। ये बहुत बहुत रोचक बात आप बता रहे हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है कि समय अब हमारा समाप्त हो रहा है। थोड़ा बहुत संक्षेप में आपसे मैं थोड़ा आपका जो एक्सपोर्ट का काम आपने निर्यात किया है उसके बारे में मुझे बताइए, फिर मैं डॉक्टर रावत से क्लोजिंग कमेंट लूंगा और हम लोगों को ये कार्यक्रम अभी उसको वाइंड अप करना पड़ेगा। तो आपने एक्सपोर्ट जो किया है किन किन देशों में किया है, कौन कौन सी सब्जियां की हैं और ये कैसे संभव हुआ? बहुत सारा एक्सपोर्ट है, मेरे साथ टाई अप करती है वो लोग, बोलती है आज आप मान लीजिए एक सप्ताह पहले कि जो आम्फान हुआ था इधर, आप जानती है आम्फान में थोड़ा लॉस हो गया किसान को, तो आम्फान की पहले मेरे सप्ताह में 3-4 टन माल बाहर जा रहते हैं। तो वही का जो बड़ा बड़ा एक्सपोर्टर है कलकत्ता का, वो मेरे पहले ऑर्डर करती है जे मेरे इतना माल चाहिए, 1 टन माल चाहिए, 1 चल भिंडी चाहिए, तो भिंडी कैसा कितना चाहिए, तो वो बोल के मेरे रेट कैसे होगा मैं उसको रेट दे देती है। फिर भी वो जब टाई अप करती है मेरे साथ, तो टाई अप हो जाने की मैं यहीं पे कार्टून करती है, मेरे स्टाफ है, मेरे स्टाफ कार्टून करके एयरपोर्ट में, मेरे गाड़ी है एयरपोर्ट में दे देती है और कार्गो कॉम्प्लेक्स में देके मैं चला आती है। तो आप मान लीजिए एक्सपोर्ट का माल थोड़ा क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, शूटिंग ग्रेडिंग तो मेरे कंपनी जानती है, मेरे कंपनी का बहुत स्टाफ करती है। तो आके अगर मान लीजिए यहीं पे भिंडी का रेट आज 20 रुपया है, तो आप करेंगे तो उसका 30 रुपया आपको मिल जाएगा। तो थोड़ा शूटिंग ग्रेडिंग करना है तो मैं पर हफ्ते में 3 टन 4 टन बाहर भेजता है, सिंगापुर, दुबई, मलेशिया, कतार। इसमें पेस्टिसाइड्स का कोई दिक्कत नहीं है, आप जानती है रिस्ट्रिक्शन नहीं है पेस्टिसाइड्स का, केवल यूरोपियन कंट्रीज है वहीं पे पेस्टिसाइड रिस्ट्रिक्शन है। तो यहीं पे जब माल जाती था तब भी वो पैक हाउस में आपको पैक करना पड़ेगा। तो मेरे नजदीकी एक बड़ा पैक हाउस है, अगर जब वहीं पे जाती है तो ये मेरे माल मेरे गाड़ी लेके वही पैक हाउस में जाती है और वो पैक करके पूरा एयरपोर्ट में भेजती है। जी जी जी, बहुत बहुत बढ़िया जानकारी आपने दी है। हमारे ऐसे जो FPC हैं जो चाहते हैं ये करना, उनके लिए मुझे लगता है कई लीड्स में मिली हैं। डॉक्टर रावत, एक क्लोजिंग कमेंट आपसे छोटा सा मैं चाहूंगा। आप जो FPCs के साथ काम कर ही रहे हैं, ये जो कहानी आपने सुनी है, आपको क्या लगता है क्या चाहिए FPCs में इस लेवल तक पहुंचने के लिए? जो FPCs के साथ आप काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कौन सी चीजें उनमें जोड़ दी जाएं, कौन से तत्व, या तो ह्यूमन रिसोर्स की बात हम कहें, फंडिंग की बात कहें, कैसे यहाँ तक पहुंच सकता है FPC? एक तो मैंने शुरू में ही बताया था, हरियाणा में जैसा स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्शियम हरियाणा है, हर स्टेट में बनना ही चाहिए, फंड्स होने चाहिए उसमें। और जो स्कीम्स हरियाणा में 25 से 150 मेंबर्स की, वो वायबल है, वो ठीक है, वो होना चाहिए। दूसरा, हमारा NDDB का डेयरी सर्विसेज है, फ्रूट एंड वेजिटेबल है, ये लोग पैक हाउसेस दिल्ली में इनकी काफी कैपेसिटी है, वो एक्सपोर्ट में मदद करते हैं दिल्ली में। हो सकता है कलकत्ता में भी इस तरह का हो, तो ज्यादा फार्मर्स को जोड़ना चाहिए। मेरा कहना ये है, जब्बार भाई की तरह से वी शुड हैव 3 टन की बजाय हो सकता है 300 टन की कैपेसिटी पे हम जाए और बड़ी बार्गेनिंग की कैपेसिटी में बने। आने वाले 2022 से फिर ये पेस्टिसाइड रेजिड्यूज का भी प्रॉब्लम आएगा पूरे वर्ल्ड में, तो तब ये इनको उसको भी ध्यान देना पड़ेगा। वो चैलेंज में अपने विश्वविद्यालय को जोड़े, विश्वविद्यालय जो भी वेस्ट बंगाल का है हमसे भी जुड़े। मेरा भी नेशनल लेवल पे हम मदद करते हैं इसमें, मेरा डिपार्टमेंट है जो, हम नेशनल सेंटर है, हमसे भी बात कर सकते हैं, हम उसमें मदद करेंगे और वैज्ञानिकों को भी ट्रेन करेंगे इनकी स्टेट से जो आएंगे। हम लोगों का ये बहुत अच्छी बात है, यानी कि जो FPC ये कर रहे हैं वो स्केल और बढ़ा सकते हैं, और साथ में ही उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आने वाले दिनों में क्या और चुनौतियां हो सकती हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति है, उसके लिए भी उनको तैयार अपने आप को करते जाना चाहिए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातें हमारे दर्शकों से साझा करने। और इसी के साथ अब मंडी.com से मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि DD किसान पर कार्यक्रमों और खबरों का सिलसिला जारी। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।